बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, ईद के बाद आज पहला वर्किंग डे है और साथ ही साथ मंडे भी है। नॉर्मली मंडे को जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने दफ्तरों में जाना होता है या जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के काम करने होते हैं, अपने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह जाना होता है, वैसे तो आजकल छुट्टियां हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर हम देखें नॉर्मली होता क्या है कि हर कोई बहुत ज़्यादा ना लेज़ी फील कर रहा होता है। ऊपर से ईद के बाद पहला दिन और साथ ही मंडे, बहुत ही कम एनर्जी इस तरह से लोगों में देखने में आती है। बट यस, फिर मूव ऑन करना पड़ता है और अपने आप को वापस रूटीन में लाना पड़ता है। आज पहला वर्किंग डे है, उम्मीद करते हैं आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ज़रा मौसम की अगर हम बात कर लें मौसम जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ तब्दील हो चुका है। एक्सपेक्टेड ये था कि ईद अच्छी गुजरेगी, बारिश होगी, लेकिन लाहौर में बारिश तो नहीं हुई है, स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ या जिन जिन जगहों को मैंने विज़िट किया। लेकिन ये पंजाब के बहुत से शहर ऐसे थे जहाँ पर मूसलाधार बारिशें हुई, लेकिन लाहौर में उस तरह से बारिश नहीं हुई और ह्यूमिडिटी भी हमने देखी और इसके साथ साथ मौसम जो था वो गर्म और खुश्क रहा। राइट नाउ भी मौसम जो है वो गर्म और खुश्क है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि आज से बारिशें हो सकती हैं, मानसून का आगाज़ हो सकता है। और स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, मरी गिलियात साइड की बात करें, तो मूसलाधार बारिश हो सकती है जो कि 8 जुलाई तक जारी रहेगी। तो वेदर के हवाले से जनाब ये थी हमारी अपडेट। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यूएस डॉलर आपको मिल सकेगा 287.5 में। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको मिल जाए सही, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रेट आते तो हैं लेकिन अक्सर ये शिकायत आ रही होती है कि ओपन मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। यूरो 313 का मिल सकेगा, ब्रिटिश पाउंड 366, यूएई दिरहम 79, सऊदी रियाल 75.5, कवैती दिनार 939.55, कैनेडियन डॉलर 222, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 एंड ओमानी रियाल 744.17 में आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। हीरा आपको 85 रुपीज़ पर केजी, आलू 70 रुपीज़ पर केजी, सब्ज मिर्च 120, पालक 30, प्याज 55, गाजर 80, टमाटर 70, गोभी 45 एंड करेला 50 रुपीज़ पर केजी में आपको मिल सकेगा। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे। सेब 350 रुपीज़ पर केजी, खजूर 505, तरबूज 38, फालसा 230, केला 180, पपीता 270 एंड खरबूजा 80 रुपीज़ पर केजी। ब्रॉयलर रेट की तरफ आएँ जिंदा ब्रॉयलर आपको मिल सकेगा 437, ब्रॉयलर गोश्त 656, फार्मी अंडे जो हैं वो 237 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मिल सकेंगे। मूविंग फॉरवर्ड आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और जनाब सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये है कि दुनिया का सबसे पुराना अखबार जो कि ऑस्ट्रिया से शाया होता था और 1703 से ये शाया हो रहा था ऑस्ट्रिया से, जिसका नाम था वीनर ज़ाइटोंग, ये अब बंद हो चुका है, जिसके मुख्तलिफ रीज़न्स बताई जा रही हैं कि वहाँ की हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम लिए, कुछ ऐसी कानून साजी हुई जिसकी वजह से कुछ इश्तिहारात बंद हुए और 1 करोड़ 80 लाख यूरो का माली नुकसान हुआ इस अखबार को, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया। वैसे ये डेली बेसिस पर शाया होता था, लेकिन अब फ्यूचर में ये मंथली बेसिस पर एक दफ़ा महीने में शाया होगा, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। 320 साल के बाद ये अखबार जो है दुनिया का सबसे पुराना अखबार वो अब बंद हो चुका है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। पाकिस्तानी कोह-पैमान नाइला कयानी ने नागा पर्वत सर कर ली है। नागा पर्वत की जब हम बात करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेडली माउंटेन है। दुनिया की जो ख़तरनाक तरीन चोटियाँ या पहाड़ हैं उसमें नागा पर्वत का शुमार होता है। 21% इसका डेथ रेशो है, लेकिन नाइला कयानी ने बड़ी ब्रेवरी का मुजाहरा करते हुए नागा पर्वत को सर कर लिया। रिसेंटली इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था, फिर हमने अपने शो में भी इनको दावत दी थी। साथ ही साथ नाइला कयानी जो है वो पहली ऐसी पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जिन्होंने तकरीबन 8000 मीटर से बुलंद 7 के करीब जो चोटियाँ हैं उनको सर कर लिया है। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और जब हम गधे के गोश्त खाने की बात करते हैं ऐसा हम पाकिस्तान में बहुत सुनते थे, स्पेशली कुछ
अरसा पहले लाहौर में कि मटन के नाम पर जो है बहुत से लाहौरी जो हैं वो गधा खा चुके हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा मिस्र में भी हुआ, जहाँ के एक जर्नलिस्ट ने बाकायदा तौर पर इस खबर को रिपोर्ट किया और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि 20 ईयर्स तक गधे का गोश्त खाते रहे और उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ। उनके घर के करीब ही एक शॉप थी जहाँ से उनकी वालदा जो थी वो गोश्त ख़रीदा करती थी। 20 ईयर्स के बाद वहाँ पर एक रेड हुई, जिसके बाद पता लगा कि ये आदमी जो था वो मटन के नाम पर 20 साल तक गधे का गोश्त बेचता रहा और लोगों को जो था वो वही गधा बनाता रहा। सो ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, ऐसा दूसरे ममालिक में भी हो जाता है। एनी हाउ व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ आंखों और बिनाई को कैसे मुतासर कर सकती है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा चुका है। इस मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सख्त इकदाम भी किए जाएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। मजीद आगे बढ़ते हुए सेहत कार्ड पर बात करेंगे और इससे मुतल्लिक बहुत सी खबरें सामने आ रही थी कि सेहत कार्ड पर दिल के अमराज और साथ ही साथ जो डिलीवरी के केसेस हैं उनका इलाज जो है वो रोक दिया गया है। सो असल हकीकत क्या है, क्योंकि इसको निगरां वज़ीर सेहत पंजाब की जानिब से और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डिनाई किया जा चुका है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी नौजवानों के लिए खिदमात के एतराफ़ पर फ़हद शहबाज को बरतानिया के लेडी डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। और आखिर में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। और ओवर थिंकिंग हम सब की पर्सनालिटी को, ह्यूमन बींग्स की पर्सनालिटी को किस तरह से डैमेज करती है, इस पर बात करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, और जिस पे हमने बात करनी है डायबिटीज़ और ये किस तरह से किसी भी शख्स की, ऑब्वियसली जो डायबिटिक है उसकी आँखों को और आँखों की बिनाई को मुतासर कर सकती है। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, बेसिकली इट्स अ क्रोनिक डिजीज़, और जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, आपके ब्लड शुगर लेवल्स हों, तो ये आपके बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, किडनी को, आपके मुख्तलिफ अज़ा को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी का कोई वूंड वगैरह हो और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़ख़म भी हील नहीं हो रहा होता। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं तक महदूद नहीं है। डायबिटीज़ जो है अगर अनकंट्रोल्ड रहे आपके ब्लड शुगर लेवल्स, तो ये आपकी आंखों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, किस अंदाज में आप सब ने अपनी एहतियात करनी है, या अपने से जुड़े लोगों की जो डायबिटिक्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ द आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली जैन इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले ये कि डायबिटीज़ के जो रिलेशन है, अगर हम बात करें आंखों के साथ या आंखों से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एक डायबिटिक पेशेंट्स को, वो बेसिकली हैं कौन कौन से? देखिए रहमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने डिस्कस करने के लिए आपने ये प्रोग्राम शो किया। शुगर सबसे पहले जिस जगह को, जहाँ पर हम लाइव वेसल को, यानी कि हकीकी तौर पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस जगह पे ये इस पर्सन को या इस बंदे को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है कि नहीं, वो होता है आँख का पर्दा। जो आँख का पर्दा है उसमें आप जब डायलेट करते हैं, डायलेट करने से मुराद ये होता है कि आप ड्रॉप्स डालकर उसकी पुतली को फैला देते हैं ताकि आपको पीछे विंडो, जो रेटिना की विंडो है, वो बड़े अच्छे तरीके से नज़र आए। तो सबसे पहले जो तब्दीली आती है पर्दे में, वो पूरे जिस्म, यानी कि पर्दा वो वाहिद वेसल, पूरी बॉडी के अंदर एक वाहिद जगह है जहाँ पर आप लाइव वेसल्स को देखकर आप उसमें चेंजेस डिटरमिन करके आप डायबिटोलॉजिस्ट को बता सकते हैं कि जी आपके पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से उसको सिस्टमिक इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, और आंख नंबर 1 होती है। तो शुगर के जितने भी मरीज़ हैं उनको साल में मैं कम से कम 2 दफ़ा कहता हूँ कि अपने पर्दे का मुआयना, और मेरे साथ जितने भी कंसर्न और जो मेरे साथ डायबिटिक डॉक्टर्स जो काम मतलब जिनके साथ हमारा है, वो ये मेक श्योर करते हैं कि साल में 2 दफ़ा उनका शुगर का मरीज़ एक दफ़ा पर्दा अपना लाजमी चेक करवाए। ठीक है, उसे कहते हैं डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन। डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन ये साल में 2 दफ़ा हर मरीज़ को करवाना चाहिए। अगर खुदा न खासा उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई है तो उस तब्दीली को आप
अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर दें तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि शुगर का पेशेंट जिस तरह इंसुलिन, शुगर आपकी जड़ से नहीं जाती, आपको बार बार इंसुलिन लगानी पड़ती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि जो शुगर के असर पर्दे पे होते हैं उसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें फिर अगर अनकंट्रोल रहे तो इसमें 99.9% कंडीशन के अंदर पेशेंट की बिनाई साल के अंदर अंदर भी चली जाती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट की और उसने अपनी आंखों का ख्याल किस अंदाज में रखना है, वो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो किसी भी पेशेंट के लिए एक वार्निंग हो सकते हैं कि अब आपने कॉन्शियस रहना है? देखिए, उसमें सबसे पहले जिस तरह मैं आपको बताया कि आप जब चेक करवाते हैं, लेकिन पेशेंट को क्या फील होता है, पेशेंट को ये फील होता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, जिस तरह एक सुई पकड़ी हुई है, उसने सुई पकड़ी होगी लेकिन सुई की जो टॉप एज होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, या एक स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ को देखेगा और वो उसको लगेगा कि जैसे वो एक साइड पर थोड़ी सी बेंड हुई है। ये अर्ली स्टेजेस हैं कि मैकुलर एडीमा आना शुरू हो गए, या उसको काले धब्बे महसूस होना शुरू होंगे विजुअल फील्ड के अंदर। ठीक है। या उसको क्या होगा, एट टाइम्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और खून की नालियाँ क्योंकि शुगर की कमज़ोर होती है तो एकदम एक तरफ से नज़र आना बंद हो जाता है। तो उसमें 99.9% डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, उनको विट्रस हैमरेज हो जाता है, खून पीछे आ जाता है पर्दे के अंदर, तो उसमें हमें उनको इमरजेंसी तौर पर ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स बड़े जो माइनर से हो सकते हैं, ये तो आप बहुत एडवांस फॉर्म मेरे ख्याल में बता रहे हैं ना? बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल जब इब्तदाई स्टेज वो क्या हो सकती है जो किसी भी इंसान को अपने अंदर खुद फील हो रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर लोगों में आप लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें, लैक ऑफ एजुकेशन कह लें, और फिर एक ये है कि इलाज को पोस्टपोन करना, डॉक्टर्स के विजिट को पोस्टपोन करना। सो वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल इनिशियल आएंगे लेकिन हम अक्सर पेशेंट्स उन्हें इग्नोर कर रहे हो। देखिए, उसमें पेशेंट कहता है कि मेरी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई है। ठीक है, नज़र की कमज़ोरी सबसे पहली बात। वो कहता है कि जी मैं पहले ऐनक लगाता था, अब मुझे ऐनक का नंबर तब्दील हो रहा है बार बार, या मुझे उस ऐनक के साथ भी नज़र ठीक नहीं आ रहा। सबसे पहले नज़र, आँख का काम है देखना, जब भी उसमें नज़र में कमज़ोरी आएगी तो उसका मतलब ये है कि उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। फिर विजुअल फील्ड के अंदर अगर डॉट एंड ब्लॉट या ब्लॉट हैमरेजेस या थोड़ा बहुत ब्लड ऊज करना शुरू हो जाता है पेशेंट्स का रेटिना के अंदर, तो उसमें उनको फिर ब्लैक स्पॉट्स ऐसे महसूस होना शुरू हो जाते हैं विजुअल फील्ड के अंदर। ठीक है। और थर्ड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें ये होता है कि पेशेंट जब रूटीन चेकअप में जाता है तो डॉक्टर उसको, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि डॉट एंड ब्लॉट हैमरेजेस होते हैं, डॉट एंड ब्लॉट हैमरेजेस विजन को इफेक्ट नहीं करते, और अर्ली स्टेज है, बड़ी अर्ली स्टेज है, प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी उसे कहते हैं। उसमें डॉट, और उस पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर देखकर ही बता सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को कोई मसला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके ख्याल में जो एक डायबिटिक है उसको मतलब साल में या कितने महीनों के बाद एक अपना विजिट जो है आई स्पेशलिस्ट के पास लाजमी तौर पर कर लेना चाहिए, आंखों का मुआयना साल में एक दफ़ा ओसीटी लाजमी होनी चाहिए, पर्दे का स्कैन, और साल में 2 दफ़ा पर्दा लाजमी चेक होना चाहिए शुगर के मरीज़ का जिसको ज़रा सी भी तब्दीली आना शुरू हो गई है। लेकिन अगर ज़्यादा एडवांस कंडीशन में आ गया तो हर 3-3 माह और 1-1 माह बाद भी हम पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो आप एक हफ्ते के अंदर पिक्चर चेंज हो जाती है। यानी कि मैंने आपको पेशेंट को देखा और वो कहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट हो रही होगी, वो यही है कि आपने अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो कि वार्निंग थी, अलार्मिंग सिचुएशन थी, आप उसे इग्नोर करते रहे, अल्टीमेटली वो डायबिटिक रेटिनोपैथी में चेंज हो गया। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसको ज़रा आसान अल्फाज में मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं, और फिर ये किसी भी पेशेंट के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। मैं चाहूँगी आप थोड़े से लोगों को ना डराएं भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईजी ले रहे हैं। ये बात इसमें डराने वाली, इसमें ये हकीकत है, ये रोज़े रोशन की तरह आया बात है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब ये होता है कि पर्दे पे शुगर के असरात जिसकी वजह से पर्दा ख़राब होना शुरू हो जाए। बेसिकली ये पर्दा ख़राब हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल्स आपके ऊपर जा रहे हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड। बिल्कुल ठीक। उसमें खून की नालियाँ नहीं बनना शुरू हो जाएंगी पर्दे के अंदर ही, और नहीं बन रही, नई खून की नालियाँ, और उनमें फिर नई झिल्लियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और वो क्या होता है, उसमें से बार बार, क्योंकि नई वेसल होती है वो ताकतवर नहीं होती, वो नेचुरल वेसल नहीं होती, उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि खास चीज़ें खुलिए नहीं होते जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो बड़ी फ्रेजाइल होती हैं, उसमें फिर बार बार ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब जब वो ब्लड आता है तो पेशेंट को नजर आना बंद हो जाता है। द मोमेंट एक ज़रा सा कतरा भी आंख के पर्दे में खून का निकल आए तो वो आंख सारी ब्लैक आउट कर देता है। ये ट्रीटेबल है? ये ट्रीटेबल होता है, इसके इंजेक्शंस एंड लेजर्स एंड विट्रैक्टमी एंड टीआरडी को करने के लिए ये हमें ह्यूज बल्क ऑफ सर्जरीज होती हैं हमारी, जिनको हमने ट्रीट करना होता है। हर मतलब हफ्ते में 2 से 3 लिस्टें हमारी होती हैं, हर वीक पे, हम महीने में हम 100 से ज़्यादा सी सर्जरीज करते हैं, और उसमें बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें उसको शुगर के मरीज़ को ना सिर्फ पीछे से सफाई और बल्कि लेज़र और फिर इंजेक्शन,
ये 3 से 4 मोडेलिटीज़ होती अच्छा, हैं। ज़रा अगर हम ये देखें कि किसी भी जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसने अपनी आंखों की हिफाजत करनी है, इनिशियली आपने किस तरह से हिफाजत करनी है कि ये नौबत यहाँ तक पहुँचे ही ना? बस सिंपल सा असूल है, HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है वो 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारी उम्र को डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होगी। ठीक है, 7 से ऊपर आपका नहीं होना। 6.5, 6.8, 6.7, 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी डायबिटिक जो है पेशेंट जो है उसको अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे देखिए करनी है? मैडम, डायबिटीज़ इज़ द कोर इशू। सारा मसला ही शुगर की वजह से आ रहा है। जब आप HbA1c 7 पे मेंटेन करते हैं, इसका मतलब है कि 3 महीनों में आपने कोई ऐसी बदपरहेज़ी नहीं की जिसकी वजह से आपका ग्लाइकोसाइलेटिक हीमोग्लोबिन बढ़े और आपका शुगर इस हद तक जाए कि वो खून की नालियों को। होता क्या है, जो खून की नालियों होती है ना, उनके अंदर पेरिसाइट्स होते हैं। जो शुगर है वो वहाँ अंदर चली जाती है और उन पेरिसाइट्स को ख़त्म कर देती है। जब वो पेरिसाइट्स ख़त्म होते हैं तो जो बॉन्ड होता है खून की नालियों का वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक होता है तो उसमें से ब्लड ऊज़ करना शुरू होता है, न्यूट्रिएंट्स ऊज़ करना शुरू होते हैं और उसमें फिर एक नया VEGF वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये प्रोड्यूस होना शुरू होता है पर्दे के अंदर। यानी कि ये इसे होल साइंस, और उसको आपने फिर देखना होता है कि यहाँ पर अब लीकेज शुरू होगी तो आप उसको लेज़र कर दें, यहाँ पे लीकेज शुरू होगी या ब्लड आ गया तो आप उसको इंजेक्शन लगा दें। अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप उसको सर्जरी करनी पड़ेगी और फिर सर्जरी को भी कंबाइन करना पड़ता है। सर्जरी के बाद, सफाई के बाद आपको लेज़र करनी पड़ती है, ऑयल डालना पड़ता है, रेटिना को बचाना होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि पेशेंट को पहले से ही बता के उसको रोक लिया जाए, एहतियात कर ली जाए, इस हद तक बात ना जाए कि वो। अच्छा, एक तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की आप बात करें, लेकिन इसके अलावा जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से अमराज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं आंखों को लेकर? एक तो हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी, एक जब हम कैटरेक्ट की बात करते हैं, लेकिन ये आम लोगों में भी हो जाता है, लेकिन ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कॉमन। ट्रू, देखिए ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए होता क्या है, रेटिनोपैथी क्या कर रही है, खून की नालियाँ पीछे रेटिना में इफेक्ट कर रही है, उससे आगे लेंस पड़ा होता है। जब शुगर ज़्यादा होगा तो वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होकर लेंस के अंदर आके अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट कहेगा कभी मेरी नज़र ठीक हो जाती है, कभी मेरी नज़र ख़राब हो जाती है। ये अर्ली साइन है हाइड्रोपिक शिफ्ट का, क्योंकि उसका जो नेचुरल लेंस है। मोर डेंजरस, कैटरेक्ट और डायबिटिक? तो 100% क्योरेबल है। क्या कह रहा हूँ मैं? 100% वो तो लोग सर्जरी, लेकिन एक होता है काला मोतिया, एक होता है सफ़ेद मोतिया। हाँ, वो क्या है? वो एक बिल्कुल अलग है। लेकिन वो इसमें अगर वो दोनों चीजें आ जाए, दोनों ट्रीटेबल है 100%। हाँ, ट्रीटेबल हैं 100%। विजन भी हम बचा सकते हैं, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर एक दफ़ा चेंजेस आना शुरू हो जाए तो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड विद द पेशेंट ताकि उसकी विजन भी बचाए और उसको फिर दोबारा मोबाइल करना होता है। आपने उसको एक यूजफुल सिटीजन बनाना होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट इस तरह करते हैं कि पेशेंट भी बेचारा बिल्कुल अंधा हो गया, उसको वर्केबल ह्यूमन बना के वो गाड़ी चला अच्छा, सकता है। देखिए हमारे जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं और जब किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया और ब्लड प्रेशर भी एकदम बहुत हाई हो गया, तो नॉर्मली पेशेंट्स के किडनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन लोगों का किडनी फेलियर और बहुत से लोग जो हैं वो एकदम से डायलिसिस पर आ जाते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते हैं, कुछ का ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, कुछ पे कुछ मेडिसिन के असरात होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपके किडनीज कोलैप्स कर गए। एक्सीलेंट। क्या आंखों पर भी ऐसे कोई असरात होते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन आंखें एकदम कोलैप्स कर गई, बिना ही एकदम कोलैप्स? मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जो आंखों पे असरात होते हैं वो पहला साइन है। जो आंखों की खून की नाली फट रही है या उसमें से ऊज हो रहा है, वही किडनी की नाली है और उस पर भी यही इफेक्ट आ रहा है। इशू ये होता है कि किडनी को आप देख नहीं सकते, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ना, लेकिन किडनी को तो बहुत सीरियस लिया जाता है। मैंने ये नहीं देखा कि किसी का मतलब किडनी को इतना सीरियस लिया जाता है फौरी तौर पर डायलिसिस और फलाना शुरू किया। आंखों को इतना सीरियस नहीं डॉक्टर ले रहे होते। असल में आपको या मैंने सुना नहीं शायद। ये आपकी बात ठीक है। असल में आंखें सबसे पहले आप डिटेक्ट करते हैं रेटिनोपैथी के अंदर, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को भी, न्यूरोलॉजिस्ट को भी, डायबिटोलॉजिस्ट को भी सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं। आंखों को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, किडनीज और नर्व्स और बाकी सिस्टम्स के बाद उनकी बारी है। तो आपने जो बेसिकली बजर बजाना होता है ना, वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने बनाना होता है कि चीज़ें पीछे ख़राब हो रही हैं और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। तो उसमें ये बात बिल्कुल आप जहन में रखें, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस होती हैं वो सबसे अर्ली होती हैं। और जिस तरह आपने कहा कि एकदम शट डाउन हो गया, एग्जैक्टली इस तरह होता है। अगर आप अनकंट्रोल रहें, एकदम पीछे से ब्लीड होगा, नज़र बंद होगी और आप जब देखेंगे अंदर जाके रिवर्सिबल होती है, यानी अगर किसी में बहुत मुश्किल से, हाँ देखिए ब्लाइंडनेस आ जाए तो उसमें वी हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड और बहुत बड़ी सर्जरी करते हैं। फाल हो जाती है, बहाल हो जाती हैं। 100% नहीं होती, कुछ केसेस ऐसे कुछ होते हैं, हाँ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स भी थोड़े से बताएं। प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि जहाँ पे लीकेज, शुगर सबसे आपको पता HbA1c आपका 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
जब HbA1c 3 महीनों का जो टेस्ट है शुगर का वो आपका 7 से ऊपर नहीं होना। अगर 7 से ऊपर नहीं होगा सारी उम्र नहीं होगी अगर आपने, दैट इज इट, यानी ये कोर है 100%। मैं तो पेशेंट अगर आता है ना उससे पहले उसका HbA1c करवाते हैं, पता चलता है 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, एंड दिस इज टू मच, ठीक है ना। उसको आपने साथ में लेके आना होता है, साथ साथ आप अपनी रेटिनोपैथी की कंडीशन, अब प्रिवेंटिव मेजर्स ये होती है कि डायबिटिक रेटिना को प्रोग्रेस ना होने दें। शुरू हुई है ना अर्ली स्टेज के, जो वेसल जहाँ से हल्की हल्की ख़राब हो रही है उसको उसी वक्त ट्रीट कर दें, ताकि वो इस हद तक ना ख़राब हो कि पूरे पर्दे को ख़राब कर दे, ठीक है। और साथ HbA1c को साथ पे लेंगे, दैट्स इट, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कोई Definitely, एक्सरसाइज या कोई definitely, खुराक में कुछ हाँ, चीज़ों को, वो देखिए वो डायबिटोलॉजिस्ट आपको करेगा गाइड साथ, ठीक है, वो आपको करेगा। हमने उसे बताना है कि 7 से ऊपर तुम्हारी HbA1c नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ, लेकिन किस तरह नहीं हो सकती उसके लिए आपको फिर एक डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो बताएगा। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, महमूद। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत है? जी शुक्र अल्लाह का। आप डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मेरी बाएं आंख में सफेद मोती आए हुए, तो मैंने कराया अस्पताल में, शफा अस्पताल में, फ्रेडो अस्पताल में कराया। उसे कहते हैं आंखें जान दो तो रख गए हैं ना, ये बंद है, समझे ना, वो कह रहे हैं इंजेक्शन लगाए। मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पा रही, आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब आपको भी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? महमूद साहब अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। टीवी बंद कर रहा हूँ, टीवी पे अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता कर दें और सवाल दोबारा से रिपीट करें। जी अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, बात जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, सवाल बताइएगा, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? वालेकुम सलाम। महमूद साहब आप क्या डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। अच्छा जी, मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ मैम जी, मेरे बाएं आंख में सफेद मोती है। ठीक है, मोतिया जी, ठीक है, बाएं सफेद मोतिया। आंख में सफेद हाँ, मोतिया ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक हो गया। सफ़ेद मोती का शुक्रिया। कोई इशू नहीं है। सफ़ेद मोतिया बहुत ही सहल और बहुत ही एडवांस किस्म की हमारे पास लेज़र होती है, जिसे हम लेज़र कहते हैं, उर्फ में फिकोमल्सिफिकेशन होती है। इट टेक्स ओनली 40-45 सेकेंड्स, और उस 45 सेकेंड्स के अंदर हम उसको मल्सीफाई कर देते हैं। 2.5 मिनट के अंदर इट इज़ डन। तो दैट इज़ अ वेरी एडवांस कंडीशन, और उसमें पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके बाद। अच्छा, ये आपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से बता दिए, लेकिन नॉर्मली विद एजिंग आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी जो नज़र है वो वीक होने लग जाती है और हो जाती है, और नॉर्मली वो करीब की नज़र होती है। जो जवानी में अगर हम देखें आई साइट का वीक होना वो दूर की नज़र होती ऐसे है, ही है। लेकिन जब विद एजिंग वो आपकी करीब की नज़र होती है। बिल्कुल लेकिन ठीक है। इसका क्या रीज़न क्या होता है, जो- और क्या जो बूढ़ा हो रहा है या जो एज कर रहा है उसकी लाजमी तौर पर होनी ही होनी है देखिए, आई साइड वीक? जिस बंदे की दोनों आंखें दूर के लिए 6/6 हैं बचपन से, वो बिल्कुल ठीक देख रहा है। 40 इयर्स बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, एक ख़ास टाइम होता है। 40 इयर्स इज़ द कट ऑफ पॉइंट जिसमें मसल्स जो हैं आंख के थोड़े वीक हो जाते हैं और नज़दीक नज़र आना कम हो जाता है। ये एक नॉर्मल, एक जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल से मुराद ये है कि ये बीमारी नहीं है, ही होगा, ये होगा, अनअवॉइडेबल है। ये अच्छा ठीक है। तो इसमें आपको ये है कि ग्लासेस लगाने पड़ते हैं प्रेस्क्राइब, लेकिन जो शुगर का पेशेंट होता है उसका ये चेंज बहुत जल्दी आता है, उसका बड़ी अर्ली शिफ्ट आता है। नंबर का बार बार तब्दील होना ये एक रीज़न हो सकता है। yes. लेकिन कोई भी इंसान अपनी आंखों की हिफाजत किस तरह से कर सकता है? हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम अपने दांतों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं सही। और आंखों की भी उस तरह से हिफाजत नहीं करते, और आजकल तो हम अपने स्किन पर और इस तरह से आउटर ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहे होते हैं, लेकिन ये दांत हो गए या आंखें हो गई, उस पर आप इतना जो है वो एनर्जी अपनी स्पेंड नहीं कर रहे होते। तो आपके ख्याल में आंखों की हिफाजत हम सबको किस तरह से करनी चाहिए, अदर देन हैविंग द डायबिटीज? आंखें आपकी इतनी बड़ी नेमत हैं कि आप एक इमेजिन करें, जस्ट फॉर अ सेकेंड यू क्लोज योर आइज और अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करें कि आप वर्क अराउंड कर ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। मेरे पास तो पेशेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अर्ली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, जिनको ज़रा सा भी देखिए, आंखों की सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है, उसको देखना है। कोशिश किया करें कि अपनी दोनों आंखों को बंद करके चेक कर लिया करें। जैसे टीवी की जो घर में बैठे हुए पट्टी होती है, जो डिकर चल रहा होता है, वो एक रेफरेंस वैल्यू होती है। जो नॉर्मल घर में टीवी है उसका डिकर अगर एक बंदा पढ़ लेता है तो उसका मतलब उसकी नज़र पूरी ठीक है, 6/6 है, और वो अल्टरनेट करके देख लिया करें कि दोनों आंखों से बराबर नज़र आ रहा है। जब एक तो ये बात है जिससे इंसान को पता चलना शुरू हो जाता है।
सेकेंडली आपको बेहतर होगा जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं या कोई वो करते हैं, आप जब वज़ू करते हैं तो ये जस्ट वॉश योर आइज़, जितनी आंखों को आप फ्रेश वाटर के साथ स्प्लैश करके आप साफ़ करते कहते हैं कि छट्टे मारना, ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ ओके, दिस इज़ गुड, दैट इज़ नॉट बैड, ठीक है। थर्डली कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, मसनूई आंसू, जिसके साथ आंख को क्लीन किया जा सकता है, स्टीरॉइड्स नहीं टीयर प्लस है, क्यूरिन वगैरह है। क्यूरिन नहीं है, क्यूरिन इज़ नॉट, नहीं, क्यूरिन इज़ नॉट, उसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने वाला एक खास केमिकल होता है। टीयर प्लस इज ओके, फाइन। क्यूरिन किस मकसद के लिए? मैंने तो लेंस लगाने वाले बहुत से लोगों को देखा है। रेडनेस को बेसिकली वो डीकंजेस्टेंट होता है, डीकंजेशन से मुराद होती है कि उसे खून की नालियों को कंस्ट्रक्ट करना है ताकि जो रेडनेस है वो ना हो, ठीक है। तो वो क्लींजिंग एलिमेंट नहीं है। हमारी एक टीचर होती थी, वो कहा करती थी कि दांत नहीं तो स्वाद नहीं, आंखें नहीं तो जहान नहीं। ऐसे ही है। सो ये अपनी आंखों की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों वो चीज़ें जिनको हम बड़ा इजी, बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एजिंग का प्रोसेस होता है वैसे वैसे हमें अपने बॉडी के हर ऑर्गन का ख्याल रखना चाहिए, जिसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द की। आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए, आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो आप बहुत सी बीमारियों से वैसे ही दूर रह सकते हैं। इवन कि आप डायबिटीज़ से भी दूर रह सकते हैं, कि फिर अल्टीमेटली आपको ये कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली ज़ैन हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार है। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईद के दिनों में हमारे पास एक रे ऑफ होप आई और पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया, जिसकी मंजूरी जो है वो अभी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के वस्त तक जो है ये मंजूरी भी आ जाएगी, और फिर इसके बाद IMF जो है वो पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो किस्तवार जारी करेगा। ये मामला एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अब तक 23 के करीब जो IMF प्रोग्राम्स है उनमें जा चुका है, लेकिन अभी तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। और अभी ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा है बेसिकली ये है क्या? और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो इस मुआहिदे के बाद जो पाकिस्तान है या यहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं उनको किस सूरत में ये बोझ जो है, अल्टीमेटली बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वो क्या सूरत हाल होगी जिस पर ये बोझ जो है वो आम आदमी तक पड़ेगा। एक ये बात, और साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी की अगर हम बात करें या साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट की, तो उनका ये कहना है कि अगले 8 से 9 महीने पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएंगे इस मुआहिदे के नतीजे में। लेकिन जो इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत होगी उसको आकर फिर एक IMF प्रोग्राम जो है उसमें जाना पड़ेगा कर्ज़ों की बहाली के लिए। सो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुहेल लाशारी साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो एक बड़ा बुनियादी सा सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि हम तो हमेशा से रिव्यूज़, जायज़े, मुआहिदे सुनते आए थे, ये स्टैंड बाय मुआहिदा, व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इदारे का मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे बुलाया इस बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। दरअसल ये स्टैंड बाय का मतलब है स्टॉप गैप, कि आपका एक गैप था फ़िज़िकल डेफिसिट में, उसको पूरा करने के लिए तो एक आपको अरेंजमेंट दिया गया है कि अपना काम चला लें। और ये आपको, जैसे आपने भी अपने इब्तिदाइये में कहा है कि ये $3 बिलियन का है और ये हमें पिछले अगले 9 माह हमें मिलना है, और इसके बावजूद हर तीसरे महीने बाद वो फिर रिव्यू करेंगे कि हमने उनकी शराइत पूरी की हैं कि नहीं की हैं, और अगर नहीं की होंगी तो जैसे पहले ये तो 6 महीने ये डिले हुआ है, ये फिर भी किसी ताख़ीर का शिकार हो सकता है। मगर बात यह है कि फ़िलहाल आपको ICU से निकाल के तो सांस लेने का मौका मिला है, चूँकि लोग बहुत अरसे दराज से डिफ़ॉल्ट का शोर मचा रहे थे। बिल्कुल। और हमें बहुत कहा भी गया, डराया भी गया, और एक दीवार के साथ भी लगाया गया कि अगर ये नहीं होगा तो फिर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। उसका मतलब ये था कि आप जो बैरूनी कर्ज़े लिए हुए हैं वो वापस नहीं कर सकेंगे। वो तकरीबन इस वक्त $23 बिलियन हैं जो आपने अगले साल तक वापस करने हैं। तो वो एक तलवार तो अभी लटक ही रही है, मगर ये एक थोड़ा सा आपके लिए एक कोई खिड़की खुली है, जिसको वो बूहे बारियाँ कहते हैं, तो ये बूहा बारियाँ खुली है आपके लिए।
मगर ये समझिए कि एक चीज़ का एहतमाम हुआ है, यानी कि ख़त्म हुई है, तो एक नई चीज़ शुरू हो गई कि अब आपने करना क्या है। क्योंकि ये बजट बिल्कुल वाज़ह तौर पे खुल के सामने आ गया कि ये IMF का बजट था और IMF की डिक्टेटेड बजट था। और लेकिन IMF ने IMF तो फिर भी ना खुश था, फिर से जो देखिए उसने मज़ीद शर्तें आप पे लगाई, मज़ीद कहा कि बिजली के बिल बढ़ाएं, आप टैक्स मज़ीद बढ़ाएं, जिसकी वजह से 270 बिलियन के मज़ीद टैक्स लगे, जो मिनी बजट आया। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की शराइत से हैं कि आप सब्सिडीज़ जो हैं वो रिड्यूस करें, जो आप मराहत देते हैं अपने बिजनेसमैनों को। तो इसके साथ साथ जो $1 लाख तक आपने कहा था कि हम एमनेस्टी देंगे कि बाहर से जो मर्ज़ी पैसे ले आए, डॉलर लेके आए, तो हम उसे नहीं पूछेंगे कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलरों की कमी है, रुपए की तो इतनी कमी नहीं है। वो भी हम लोन ही लेते हैं अपने बैंकों से, मगर वो हम अच्छा, मैनेज एक कर और सकते चीज़ हैं। अगर हम ये देखें, इस माहिदे के नतीजे में अभी पाकिस्तान को क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने माजी के माहिदों में देखा हर दफ़ा हमने शराइत पूरी नहीं की, पाकिस्तान ने शराइत पूरी नहीं की, जिसकी वजह से IMF का एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर हमेशा से शैटर हुआ। और अभी भी ये जो मुआहिदा नहीं हो रहा था या जो डेडलॉक बरकरार था, वो भी इसी वजह से था कि हमने माजी की उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। यकीन तो दिलाया जाता है लेकिन नहीं किया जाता। अभी इस मुआहिदे के नतीजे में फौरी तौर पर पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आइंदा हुकूमत होगी उसने भी IMF के पास ही जाना है। देखिए मज़े की बात यही है कि इस दफ़ा IMF ने कहा कि आप हमारी शर्तें पहले मानेंगे तो फिर लोन देंगे। पहले तो वो वादों पे दे देते थे ना, तो इस दफ़ा इन्होंने सारी लेजिस्लेशन, सारे बजट पे सारी बातें उनकी मान ली हैं, और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे थे कि हमने उनकी सब शर्तें मान ली हैं, और अब वो क्यों नहीं कर रहे। तो वह आपकी बात सही है। तो वो जो एक ट्रस्ट डिफिसिट था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इदारे टू इदारे, वो नहीं हो रहा था, मगर फिर इन्होंने इंश्योर कराया है उनको, और वो इंश्योरेंस भी ऐसी हुई कि इन्होंने पहले से ही शर्तें उनकी सारी मान ली हैं। एक तो ये है कि रुपए की कदर जो है वो मार्केट पे छोड़ी जाएगी, डॉलर भी जो है वो मार्केट रेट पर छोड़ा जाएगा। एक आपने साथ साथ अपनी इंपोर्ट्स खोलनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, लेकिन आपको लगता है ये जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस है ये पाकिस्तान अभी कर सकता है? आर वी इन दिस पोजीशन? देखिए ये जो बड़ा डेलिकेट ये बैलेंस होता है कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हों और एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हों, ताकि आपका ट्रेड बैलेंस बेहतर पॉजिटिविटी में हो। तो अभी तक तो इन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ था, पूरे 1 साल से तकरीबन के इंपोर्ट्स पे खासी कगजन लगाई हुई थी, मगर अब उनकी कहने से इन्होंने खोल दिया और 1 जुलाई से वो खुल गया। मगर उसमें फिर देखिए ना, हुकूमत का एक किरदार अपना बड़ा लिमिटेड होता है, फेलिसिटेशन का, इंकरेजमेंट का, काम करने का, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का। प्राइवेट सेक्टर का काम है उस पर काम करना। अब हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें इंपोर्ट ना करें जो हमारी ज़रूरतें नहीं हैं, मगर अदरवाइज़ तो ज़रूरतें तो सारा कुछ ही ज़रूरतें हैं, मगर जो ख़ास तौर पे हमें सिर्फ वो इंपोर्ट करना चाहिए जो मशीनरी हो, जो हम नहीं बनाते खुद, बड़ी बदकिस्मती है। और फिर वो रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होता, वो बाहर से मंगवाना ही मंगवाना है। वो रॉ मटेरियल जो इधर आएगा तो उससे इंडस्ट्री चलेगी, उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसको फिर इनको ऐसा इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़ीरो रेटेड पे आएँ। अच्छा, एक और चीज़ सर मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, IMF ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आए और सियासत में मुदाखलत ना हो। लेकिन अगर हम माजी के अगर हम पाकिस्तान में अगर हम डायनामिक्स को देखें या सिचुएशंस को देखें तो मुदाखलत तो हमेशा रही है। आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मईशत को सहारा देने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का, जिसमें अदलिया भी हो, जिसमें आपकी फ़ौज भी हो, जिसमें आपके सियासी लीडर्स भी हों, उन सब का मिल बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और क्या IMF की इस शर्त को, यानी उनकी तरफ से सजेशन कह लें या शर्त कह लें कि इंटरफेरेंस ना हो, इंटरफेरेंस के बगैर मामलात पाकिस्तान के चल सकते हैं, मईशत बेहतर हो सकती है? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये बात की है, और आप मेरी हम ख्याल निकली हैं कि सारे मुल्क को काम करना पड़ेगा। एक पेज पे सिर्फ 2 नहीं चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस और फौज एक पेज पे नहीं चाहिए, सारी कौम एक पेज पे चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, अदलिया और आपका अदारा मीडिया भी पाकिस्तान को इनकरेज करे, क्योंकि मीडिया भी हर वक्त पाकिस्तान का वो जो आधा गिलास खाली है उसी की बात करता कि ये नहीं है, ये नहीं, जो है उसकी बात नहीं करता। तो मेरे जहन में मैं एक फ़िक्रा बड़ा बोलता हूँ, और आज अब मैं यहाँ पे टेलीविज़न के तवज्जुह से फिर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानीज़ वर्क, पाकिस्तान डजंट।
इंडिविजुअल काम कर रहा होता है मगर मजमूई तौर पर पूरा मुल्क काम नहीं कर रहा मजमूई होता तौर पर यकजा ये होने की यकजा होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ बने ये सारी बैठ के बनाएं, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें, स्टेक होल्डर को भी इन्वॉल्व करें। लेकिन हो सकता है आप भी एक वसी तजर्बा रखते हैं, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और आज और इस वक्त अगर ना हुआ, जबकि इतना वावलेला डिफ़ॉल्ट का मचा, इतना हमारे पे प्रेशर है पूरी दुनिया का कि जी ये फेल स्टेट हो रही है और ये हो रहा है, अगर अब भी हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए, देखिए जिससे सबसे पहली बात ये है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, नई मार्केट्स ढूंढनी है। हमें अमेरिका और यूरोप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सेंट्रल अमेरिका है, चाइना है, सिंगापुर है, वियतनाम है, हमें हर जगह अपने अड्डे बनाने चाहिए, एक्सपोर्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया को क्या चीज़ चाहिए जो हम बना के उनको भेजें। ये नहीं कि मैंने एक चीज़ बना लिया और मैं ये बेचने चल पड़ा, नहीं, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी अपनी ज़रूरत क्या है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें यहाँ बन सकती हैं वो बाहर से इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। उनका रॉ मटेरियल बेशक मंगवा लें, मगर जिसको हम ये कहते हैं इंडिजिनसली चीज़ बनाना और एक्सपोर्ट का जो इधर इधर काम करने को जो हम कहेंगे ना जी, तो वो हमें बड़ा ज़रूरी काम करना है। एक इस मुआहदे के नतीजे में आपको क्या लगता है, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है? क्योंकि इलेक्शंस होने हैं अभी, मतलब और अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो आपके ख्याल में जो नई हुकूमत आएगी अल्टीमेटली उसको भी कर्ज उतारने के लिए वापस IMF की तरफ ही जाना पड़ेगा। इस दौरान कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। अगर वो ना हुई तो यकीनी तौर पर जो आज हम डिफ़ॉल्ट की थोड़े दिन पहले तक भी बात कर रहे थे, वो अगेन एक शोर दोबारा से मचेगा। सो आपके ख्याल में इस दौरान वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हो सकती हैं जो हमारी मईशत के लिए थोड़ा सा बेहतरी ला सकती है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की थी वो बहुत खूबसूरत बात थी कि कौम बसीते कौम काम करे। पहला ये रिफॉर्म होना चाहिए कि जो भी पॉलिसी बनेगी सारे स्टेक होल्डर से मुराद है कि सारी कौम, जितने अदारे हैं वो बैठ के उस पर काम करेंगे। FBR भी उसमें शामिल है, क्योंकि जो भी कंटेनर पाकिस्तान से आ या जा रहा है वो मेरे और आपका नहीं है, वो कौम का कंटेनर है। जब उससे डॉलर आते हैं तो वो कौम के डॉलर आते हैं, वो बेशक मेरे आते हैं, मैंने काम किया है, मैंने प्रोड्यूस किया है, मगर ओवरऑल उसको सिचुएशन में देखना है कि कंटेनर को फौरी भेज दें, कोई डैमरेज ना हो, पोर्टों पे ना खड़ा हो। फिर टैक्सेशन की रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, ऑल्दो टैक्सों पे कौम कभी भी पनपती नहीं है, चलती ज़रूर है, पनपती नहीं है, काम से पनपती है। तो टैक्सों पे हमें एक एक दुकानदार से, चाहे 500 रुपया साल का क्यों ना लें, 1000 रुपया साल का क्यों ना लें, हर बंदे से फ़िक्स टैक्स लें और आप देखें कि आपके पास टैक्सेशन में आपके पैसे जो हैं वो सरप्लस हो जाएंगे। और दूसरी बात जो डिफ़ॉल्ट की है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैसे का डिफ़ॉल्ट है। खुदा की कसम ये कौम बड़े अरसे से डिफ़ॉल्ट में है, क्योंकि ना इन्होंने किरदार पे को काम किया है, ना इन्होंने ईमानदारी पे काम किया। ये डिफ़ॉल्ट हमारे कहाँ गए कि हमने आज तक मतलब कि 2 नंबरी पे ज़्यादा डिपेंड किया है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है ना, इंसानी डिफ़ॉल्ट, इस पे ज़रा तवज्जो दें। जब ये डिफ़ॉल्ट निकल जाएगा तो यकीन कीजिए पैसा जो है वो आपके पीछे पीछे आएगा। पैसा नहीं रुकता कहीं भी। मंजिलें तेरी तलाश में फिरेंगी दर बदर, हल्के खुदा के राह से रोड़े हटा के देख। तो बात ये है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे, दूसरों की मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपना घर सोचेंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। हुकूमत का ये 600-700 बंदे जो हुकूमत के बैठे हुए हैं, इनका कसूर नहीं है, कसूर हम सारों का है। बस वो कहते हैं ना, जैसी कौम फासिक होती है वैसे ही उसके हुक्मरान होते हैं। सो ये इसमें बड़ी हकीकत और ये बड़ी गहरी बात है। अच्छा, एक और चीज़, मतलब जिस तरह से IMF का ये मुआहिदा, सो अल्टीमेटली ये तस्वुर तो यही किया जाता है कि बोझ जो है वो आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन IMF ने एक ये बात उनके एक जगह में स्टेटमेंट में देख रही थी आई है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। आपके ख्याल में ये IMF की जानिब से सराहा जाना, और पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि बोझ आम आदमी पर ना पड़े इस मुआहिदे के नतीजे में, या वो जो 214 अरब के टैक्सेस लगे, ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि टैक्सेस अल्टीमेटली तो अवाम ने देने हैं ना, मैंने और आपने टैक्स देने हैं। हुकूमत ने तो टैक्स नहीं देने, हुकूमत के तो वैसे ही बंदे बहुत थोड़े से होते हैं। मगर ये कहना कि अवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अवाम पे बोझ पड़ना ही पड़ना है। और असल बात ये है कि जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, देखिए हमने थोड़ा सा ना अपना शिफ्ट जो है ना वो चेंज कर दिया। हम बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चरस मुल्क हैं,
जब तक हमारी एग्रीकल्चर पे हमारी सरप्लस नहीं होगे, हमारे दाने पूरे घर के नहीं होंगे, तो ये फूड सब देखिए, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा ना इस वक्त 38%, 40%। तो वो जब तक आप कम कैसे करेंगे? या गंदम भी बाहर से मंगवाएंगे तो नहीं हो सकती। आपके एग्रीकल्चर पे हमें मॉडर्नाइज करना है, हमें इसको मैकनाइज्ड करना है, और हमें अपनी यील्ड बढ़ानी, अपनी सीड्स को ठीक करना है, और अपनी फर्टिलाइज़र्स को ठीक करना है। और आम फार्मर का मेरा ये तसव्वुर है कि जो गांव के बच्चे बच्चियां हैं, इनको फार्मिंग की तालीम दें ताकि ये अपने घर में ही रह के काम करें, वो शहरों की तरफ ना दौड़ें। उनको जब मशीनरी आएगी उसको वक्त के मुताबिक तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल, और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। आपकी अपनी कॉटन हो, आपकी टेक्सटाइल में जाएगी, तो आपका जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है आपकी, जो मैं लफ्ज़ उसका ढूंढ रहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। जो इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कम करें और ख़ुद यहाँ बनाएं, और इसको इंपोर्ट प्रोडक्शन को बेसिकली इंक्रीज करने की ज़रूरत है। हमें बस वक्त की किल्लत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, भारत में बहुत ही ज़्यादा जो मुआशी बहरान आया वो 1990 में आया, और उसके बाद 1991 में वो एक ही अब तक वो IMF के पास जा चुके हैं, और तब उन्होंने ये कहा था उस टाइम गो कि उस वक्त उनकी इत्तेहादी हुकूमत थी और वो भी बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि एक दफ़ा के बाद अब हम दोबारा कभी IMF के पास नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री पे जोर दिया, अपने IT सेक्टर पर जोर दिया, और पाकिस्तान 23 के करीब जो है IMF प्रोग्राम हासिल कर चुका है। आपको क्या लगता है वहाँ पर भारत ने ऐसा क्या किया, और पाकिस्तान ने 23 मुआहिदों के बाद भी ऐसा क्या नहीं किया कि आज भी इतने IMF प्रोग्राम्स में जाने के बावजूद हम अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सके? देखिए, भारत ने ये किया कि उसने जब पार्टीशन हुई तो हमने सीधा हर एक चीज़ इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। हमने कोई चीज़ अपनी नहीं बनाई। भारत ने पहले तकरीबन 30-35 साल कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई, क्लोज्ड कर दिया उसने सारा कुछ। हम अमेरिका की तरफ चले गए, वो रशिया की तरफ चले गए। रशिया भी क्लोज्ड सोसाइटी थी, इन्होंने भी अपनी कारें बनाई मारुति टाइप, और बेशक वो अच्छी थी, बुरी थी, वो इतनी अच्छी भी नहीं थी, मगर अपनी बनाई। हमने तो अपने मुल्क में काम किया, और फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जितने थे उन्होंने अपने मुल्क में बनाने शुरू किए, और शुरू में ऑब्वियसली अच्छे नहीं बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूवमेंट होती है। हमने अच्छे चीज़ें शुरू से ही टोयोटा कार मंगवा ली 60s में, और हमने अभी तक अपनी तजर्बे नहीं। तो पाकिस्तान को अब इस वक्त बहुत बड़ा मौका है। इस वक्त 21st सेंचुरी है, सब बड़े अक्लमंद हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। अगर अब भी इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाई, जैसे इन्होंने एक फिल स्टेशन सेंटर बनाने की कोशिश की है स्पेशल, कि जी उस पर हम $100 बिलियन की अगले 5 सालों की ये बात कर रहे हैं, मगर ये देखिए, वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। तो कहने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी, और जब तक ये करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर देखें, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, और उससे फिर आपकी जो सरप्लस होगा वो आप एक्सपोर्ट करें, और इससे आपका मुल्क सीधा हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सुहेल लाशारी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। और पाकिस्तान की जब हम मईशत की बात करते हैं, हमारी मईशत में ज़राअत जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और यस जो लेटेस्ट तकाज़े हैं, जो डिमांड्स हैं, उनके मुताबिक ज़राअत के शोबे को तरक्की देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जितनी भी प्रोडक्शन है, कोशिश ये की जाए कि तमाम तर प्रोडक्शन अपने मुल्क में की जाए, और जो ख़ाम माल है वो आप बाहर से इंपोर्ट कर लें। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अभी से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, सो कहीं ना कहीं जाकर ये हमें फ़ायदा आगे इन फ्यूचर जाके ये चीज़ें देंगी। सो अभी से ही इन चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमें IMF के आगे अपना कशकोल ना फैलाना पड़े। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद।